नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हम लोगों ने क्लास 9 और 10 का जो कंबाइंड साइंस की पुस्तक है उसको हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट टॉपिक चलेगा, इसके बाद हम लोगों ने पूरी तरह से साइंस क्लास 9 और 10 को कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो पे हम चर्चा करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हमारा पर्यावरण पढ़ा था। आज की जो वीडियो है वो चैप्टर हमारा है प्राकृतिक। देखिए चैप्टर छोटा सा है, प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। संपोषित प्रबंधन, देखिए ये नाम है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए कहना ये चाहता है कि जो भी प्राकृतिक चीज हमें कह लीजिए खनिज है या वायु है या जल है, यानी कि प्रकृति से जो चीजें हमें फ्री में मिली हैं उनका हम सही तरह से प्रयोग करें, सही तरह से यूज करें और उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। ठीक है, नाम ही है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। क्लियर हुआ? अब इस चैप्टर में, हालांकि इस चैप्टर का परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए 10-15 वीडियो लगेंगे, लेकिन जितना हमारी पुस्तक में दिया उतना हम कवर करेंगे और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात रही पर्यावरण प्रदूषण या आप कह लीजिए कि पर्यावरण संतुलन बनाने की, तो किसी एक व्यक्ति के, किसी एक गांव के, किसी एक जिले देश के करने से कुछ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर भारत देश पर्यावरण बैलेंस करने के लिए अपनी नीतियों को कम कर देता है, वनों का दोहन कम कर देता है, प्रदूषण कम फैलाता है, लेकिन वही पड़ोसी देश ज्यादा अगर गंदगी फैलाता है या बीमारियां, वायरस वगैरह फैलाता है, या आप कह लीजिए कि ऐसे ऐसे कारखाने वगैरह चलाता है जिससे इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो गंदगी है, जो वायु प्रदूषित है वो भारत में नहीं आएगी। इसलिए ये नारा दिया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये होता है कि पूरी पृथ्वी एक क्या है, एक परिवार है। ठीक है, पूरी पृथ्वी क्या है, परिवार की तरह है, और जब तक सब मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक पूरा काम ये नहीं होगा। ठीक है, या आप कह सकते हो कि तब तक हम प्रदूषण के खिलाफ या किसी के खिलाफ लड़ नहीं सकते। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के नारे के तहत पर्यावरण बैलेंस या पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों की है। ठीक है, कई देश इस पर अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, कई देशों ने इसके खिलाफ या कह सकते हो कि इसके अगेंस्ट जाके अपना केवल विकसित होने के लिए आप कह सकते हो कि तरह तरह के टेक्नोलॉजी, तरह तरह के खतरनाक हथियार बना रहे हैं, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से कम है, गड़बड़ है। लेकिन फिर भी अभी तक काफी देश के लोगों ने या काफी देश की एजेंसी वगैरह ने प्रयास किया है कि पर्यावरण हमारा बैलेंस कंडीशन में रहे। ठीक है, देखिए पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजें क्या है? वो प्रदूषण जो उत्पन्न होते हैं, मान लीजिए वो किसी कारण से समाप्त हो जाते हैं या उनको समाप्त करने का तरीका है, तब तो खतरनाक नहीं है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक कह लीजिए या आप कह लीजिए पॉलीथीन। देखिए प्लास्टिक या पॉलीथीन ये इतना खतरनाक है कि अब देखिए इसका खतरनाक तरीका देखिए, या इसके खतरनाक इंपैक्ट देखिए। पॉलीथीन को आपने खरीदा, अपने टमाटर खरीदा, सब्जी खरीदा, पॉलीथीन आप लेके आए, पॉलीथीन को आपने फेंक दिया। अब जहां पॉलीथीन हो गया, मान लीजिए मिट्टी में धंस गया, तो 10-15 साल तक वो सड़ता नहीं है, वैसा को वैसा रहेगा। मतलब उस मिट्टी से कोई पौधा उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक ये पूरी लेयर की तरफ फैला रहेगा। उसको आपने जला दिया, जलाने के बाद में वायु मिलकर वायु को दूषित करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है प्लास्टिक किसी न किसी तरीके से इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए प्लास्टिक को मात्रा में थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, उतने माइंड मत कीजिएगा। देखिए इसलिए प्लास्टिक को खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लास्टिक को खत्म करना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक को या आप कह लीजिए पॉलीथीन को खत्म करने के लिए, ठीक है, देखिए प्लास्टिक को या पॉलीथीन को खत्म करने के लिए जो हमारी बुक में दिया गया है 5 R रूल बताए गए हैं। देखिए कौन कौन से, हम आपको सब समझाएंगे एक तरीके से। देखिए 5 R। पहले आर का मतलब क्या है? पहले आर का मतलब है
रेड्यूस, ठीक है, सॉरी, पहले आर का मतलब है रिफ्यूज, ठीक है, क्या है, रिफ्यूज। दूसरे आर का मतलब है रेड्यूस। तीसरे आर का मतलब है रीयूज। चौथे आर का मतलब है रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। पांचवें आर का मतलब है रिसाइकिल। देखिए बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। इनकार करना, रेड्यूस मतलब कम करना, कम करना, ठीक है, ये क्या है, इनकार करना, कम करना। रीयूज मतलब पुनः, पुनः उपयोग, पुनः उपयोग करना। रेड्यूस का मतलब है पुनः अन्य उपयोग करना। अब हम समझाते हैं दोनों मंत्र क्या है। रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रण, पुनः चक्रण। अब देखिए बात को समझिएगा, प्लास्टिक, पॉलीथीन जैसी जो खत्म नहीं होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी नहीं, इनको कम करने के लिए ताकि इन्वायरमेंट बैलेंस बना रहे, हम 5R रूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले आर का मतलब है रेफ्यूज, दूसरे आर का मतलब है रिड्यूस, तीसरे का मतलब है रीयूज, चौथे का रिप्रोड्यूस, पांचवे का रिसाइकिल। अर्थात आप प्लास्टिक यूज करिए ही मत, बिल्कुल हम करेंगे ही नहीं। क्या हुआ, रेफ्यूज। अब मजबूरी में आपको करना पड़ गया, नहीं कोई रास्ता है, तो आप क्या करिए, कम से कम पॉसिबल हो सके आपको एक, केवल एक दो इस्तेमाल कीजिए। तो क्या हो गया, कम करना। तीसरा है उसी पॉलीथीन को बार बार यूज करिए। जैसे उसी को क्या कीजिए, सब्जी लाइए, उसी में मान लीजिए आपको दूध लेना, दूध ले लीजिए, उसी को मन के फाड़ के चड्डी पहन लीजिए या सर पे लगा लीजिए बारिश से बचने के लिए। कहने का अर्थ ये है, उसको बार बार आप प्रयोग करिए, ठीक है। तो क्या हुआ, रीयूज, उसको ले गए फिर यूज कर लीजिए। दूसरी बात ये हो कि रिप्रोड्यूस मतलब अन्य कामों में भी आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे कहीं मान लीजिए आप प्लास्टिक आपने लिया सब्जी लाने के लिए, अब उसी पॉलिथीन का यूज करके आप जैसे मान लीजिए बुक वगैरह लेने जाते हो तो उसमें लेके चले जाइए, अपना मोबाइल फोन लेके कहीं जा रहे हो उसमें भर के लेके चले जाइए। यानी कि उसी पॉलिथीन का प्रयोग अलग अलग जगहों पर कीजिए। अगला टॉपिक ये है कि पुनः चक्रण, यानी कि जैसे मान लीजिए पॉलिथीन फट गई तो अब नया मत ले लीजिए, पॉलिथीन फट गई तो उस पर थोड़ा सा टेप लगा करके या आप उसको लोहे से बांध दीजिए ताकि उसका प्रयोग बार बार हो सके, ठीक है। तो ये है 5R रूल, जिसके तहत हम प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं और अपने पर्यावरण बैलेंस को मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पांचों आर का प्रयोग आपको पूछता है। पहला क्या है, रेफ्यूज है, दूसरा रेड्यूस है, तीसरा रीयूज है, चौथा रिप्रोड्यूस है और रिसाइकल है, ठीक है। ये 5R बताए गए हैं प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए पर्यावरण की दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर हम आगे चलें तो ये तो हो गई मान लीजिए इन्वायरमेंट बैलेंस की बात हो गई। दूसरी बात करें तो जैसे तमाम प्रकार के जीव जंतु, जंगल में रहने वाले शेर, हाथी, घोड़ा, चाहे जो ले लीजिए आप, तमाम प्रकार की वनस्पतियां अब एक ही जगह पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जहां पाए जाते हैं या वनस्पति पाई जाती है तो उस इलाके को हम हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट मतलब होता है कि जैव विविधता वाला क्षेत्र, ठीक है। देखिए अब ये जैव विविधता क्या है, बात को समझिएगा। देखिए जैव विविधता मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हो, ठीक है, या बहुत सारे जीव जंतु रहते हो। अब देखिए अगर बहुत सारे जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग वहां की स्पीसीज है, अलग अलग संख्या है, अलग अलग पेड़ पौधे हैं, तो उस इलाकों को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जंगल यानी कि वन क्या हो, उपयुक्त मात्रा में, या वनों की संख्या क्या हो, पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है। इसके रक्षण के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि 1731 में, ध्यान समझिएगा, 1731 में राजस्थान में जोधपुर, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर की जिले में एक जगह है खेजराली। क्या जगह है, या गांव है खेजराली। इस गांव में खेजड़ी नामक वृक्ष की रक्षा के लिए
खेजड़ी नामक वृक्ष की रक्षा के लिए वहां की बहुत महान महिला अमृता देवी, जिनका संबंध विश्नोई प्रजाति से था, जिनका संबंध विश्नोई जाति से था, इन्होंने 363 लोगों के साथ अपने प्राण गंवा दिए या इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सोचिए, आजकल लोग तो अपने अपनों के लिए प्राण नहीं थे, लेकिन इन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर के पेड़ों की रक्षा करने के लिए, कौन सा पेड़ था, खेजड़ी वृक्ष, उसकी रक्षा के लिए 363 लोगों ने जान दे दी अपनी। और तब जाके वहां की जो शासन व्यवस्था थी, वहां के जो राजा थे, वो द्रवित हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पेड़ों की कटाई बिल्कुल नहीं होगी, और पेड़ों की कटाई पर रोक लगा के उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। ठीक है, इसलिए इनका नाम अमर हो गया और इनको स्टॉक होम पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, स्टॉक होम पुरस्कार से इनको नवाजा गया, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो अमृता देवी कौन थी? विश्नोई प्रजाति की एक महिला थी। कौन थी ये? पर्यावरण रक्षक थी। इन्होंने राजस्थान में जोधपुर में खेजड़ी नामक वृक्ष की रक्षा की थी और ये खिजराली गांव की थी। ठीक है, ऐसे हम बात करें तो एक घटना और देखने को मिलती है 1973 में चिपको आंदोलन। देखिए, घटनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो जो हमारी पुस्तक में दिया गया है हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। चिपको आंदोलन की बात करें तो ये आपका देखिए उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन की बात करें तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में, उत्तराखंड में चमोली जिला, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले में गांव का नाम था रेनी। रेनी, यहां पर स्थानीय लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर या हक करके, ठीक है, गले लगाकर या आप कह सकते हो कि चिपक कर, ठीक है, गले लगाकर या चिपक कर पेड़ों की सुरक्षा की, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, हालांकि इनका जिक्र पुस्तक में नहीं दिया गया है, लेकिन बहुत फेमस है ये, इसलिए हम आपको यहाँ पे इनको बता देते हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्वकर्ता थे। इनके नेतृत्व में लोगों ने पेड़ों को आलिंगन करके या पेड़ों को गले लगा के उनकी सुरक्षा की थी। इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया चिपको आंदोलन। ठीक है, कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव में हुआ था, जिसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा के उनकी सुरक्षा की थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए वन की बात हो गई, 2-3 बातें। इसके बाद हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जल। ठीक है, देखिए जल संबंध में कहें या जल के विषय में कहें तो भारत सरकार ने गंगा सफाई योजना, ठीक है, गंगा सफाई योजना जो कि 1985 में लागू की गई, इसके तहत गंगा की सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया। अब गंगा ही क्यों? देखिए समझिएगा, क्योंकि हमारे देश में जब भी किसी की डेथ होती है तो उसकी बॉडी को जला करके गंगा नदी में बहा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर अनमेरिड है या छोटी है तो उनको गंगा नदी में बहा दिया जाता है, या बॉडी जलाने के बाद में जो राख वगैरह है उसको गंगा नदी में बहा देते हैं। कल कारखाने हो गए, कचरे कूड़े कचरे हो गए, वो सब गंगा नदी में मिलते हैं जाके, जिससे हमारी गंगा नदी लगातार दूषित होती जाती है। उसका कारण ये भी है कि गंगा नदी की पूरी लंबाई कितनी है? देखिए 2500 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बीच लगभग 100 शहर बसे हैं और इन शहरों के कल कारखानों से जो गंदगी निकलती है सब गंगा नदी में मिलती है। जिससे बचाव के लिए या गंगा नदी की शुद्धता को बढ़ाने के लिए, जल की शुद्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने गंगा सफाई योजना 1985 में लॉन्च किया था और उस पर कार्य हो रहा है। साथ ही साथ नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना ये भी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई है। नमामि गंगे सफाई योजना 2014 में, ठीक है, इसके तहत भी सरकार गंगा नदी की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, जल की उपयोगिता को देखते हुए गंगा नदी पर, जिसको हम भागीरथी नदी भी कहते हैं, इस पे टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध, साथ ही साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी जल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया था 1993
83 के आसपास। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? 4-6 टॉपिक ध्यान रखिएगा, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और ये आपका नमामि गंगे योजना है। ठीक है, देखिए इसको इतना डायरेक्ट इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि पुस्तक में इतना ही दिया है। ठीक है, इसमें तो मैंने आपको कुछ ये जोड़ दी है, बाकी पुस्तक में तो इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप जोड़ के पढ़े रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेंगी चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो 1-2 छोटे टॉपिक रह गए हैं उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसके बाद बात करें तो राजस्थान में लगभग 1000 गांव, देखिए बात तो समझिएगा, राजस्थान में लगभग 1000 गांव पानी के लिए तरस रहे थे। ठीक है, पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन वहां पे एक व्यक्ति राजेंद्र सिंह, इन्होंने इस गांव को पानी पीने की व्यवस्था कराई, इसीलिए इनको कहा जाता है वाटरमैन। क्या कहा जाता है? वाटरमैन। तो भारत का जल पुरुष या भारत का वाटरमैन किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन में बस थोड़ा सा जिक्र किया है किसका? कोयला और पेट्रोल का। ठीक है, थोड़ा सा ही जिक्र किया गया है कोयला और पेट्रोल का। देखिए पेट्रोल और कोयला ऑब्लिक मत समझिएगा, मतलब ये है कि दोनों मिक्स है, जिसमें बताया गया कि पेट्रोल आगामी 40 वर्ष के लिए उपलब्ध है और कोयला आगामी 200 वर्ष के लिए उपलब्ध है। इसके बाद इनकी उपलब्धता समाप्त हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनका हम उपयोग समुचित और उचित तरीके से करें ताकि इनकी उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अब हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 9 और 10 के सभी चैप्टर को पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस ईवीएस के सेशन को पूरी तरह से समाप्त कर लिया है। तो आज से हमारा ये एनसीईआरटी का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और विषय में, किसी और टॉपिक पे चर्चा करते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।